सोच, मर जाता तू तो कैसे आता इस स्वर्ग में। और मान ले कि तीनों अच्छे होते तो क्या हो जाता। तुझे एयर कंडीशन कमरा दे देते, एक मोटा गद्दा डलवा देते, देखभाल के लिए नर्स रख देते, घूमने को ड्राइवर भी दे देते, सोने की थाली में खाता तू, पर खाता तो यही दलिया ही न, अकेला खाता सुबह शाम। यहाँ देख इस चौपाल में कितने सारे खाते हैं, तेरे साथ दलिया, दो प्याजा और खिचड़ी मखनी, वो भी हंसी ठाकों के सलाद के साथ। यूं तो बात बहुत छोटी थी। नलिंदा का मन मर गया था बस। अपने 68 साल के वजूद का रिमोट बने मन की मुर्दा ठठरी को लादे गुमसुम से हो गए थे नलिंदा। गुमसुम होने के बावजूद उनके अंदर की बेचैनी साफ दिखाई देती रही थी कि यह शख्स बहुत कुछ कहना चाहता है, जोर जोर से चिल्लाना चाहता है, रोना चाहता है, अपने अंदर सुलग रहे गुबार को जुबान के रास्ते बाहर निकालकर हल्का होना चाहता है, पर यह सब कर नहीं पा रहा है। बेबस है, ठीक वैसे ही जैसे कोई हाथ पैर बांधकर मुंह पर टेप लगा दे और कहे कि चीख बेटा, तो बताओ क्या हो सकेगा चीखना। निकलेगी चीख। 7 दिन पहले तक लगातार चलने वाली उनकी कुछ क्रियाएं, जैसे खाना पीना, हंसना बोलना, घूमना फिरना, बिल्कुल निष्क्रिय थीं। केवल कुछ ही क्रियाएं हरकत में थीं, जैसे घुटनों के सूजे जोड़ों की जकड़न को सहलाना, ठुड्डी पर हाथ टिका गोद में टिके मनपसंद अखबार को पढ़ने की बजाय चश्मे के पीछे से एकटक घूरना, या फिर बिस्तर के बिल्कुल सामने खुलने वाली खिड़की से दिखाई देने वाले उस बड़े से बंद गेट को बेबसी से निहारना, जिसे खुलवाकर वे यहाँ परायों की भीड़ में शामिल करवाए गए थे। नलिंदा का गुमसुम रहना, खाने की प्लेट को बिंचुए सरका देना, बिस्तर पर पड़े पड़े हताशा से कमरे की छत को देखते रहना, जैसे यहाँ रहने वालों के लिए कोई खास मायने ही नहीं रखता था। इसीलिए किसी ने भी उन्हें ज्यादा नहीं टोका। एकाध ने हाय हेलो की, एकाध ने उन्हें देखकर कनखियों से दूसरे को इशारा किया, एकाध ने खा लो भाई वरना बीमार पड़ जाओगे कहकर आत्मीयता का छींटा सा भी मारा। लेकिन ये सब कुछ गुमसुम नलिंदा के ऊपर से निकल गया। 7वें दिन कमरे के शांत वातावरण में जैसे शंखनाद गूंजा अचानक, ओहो तो आप हैं हमारे नए रूममेट। वेलकम वेलकम। नलिंदा खामोश रहे। कमरा दोबारा गूंजा, ओहो, मुंह पर ताला, पिट के आए हो क्या, वाहियात से सवाल के साथ गूंजता हो का अट्टहास नलिंदा को चिढ़ा गया। उन्होंने गर्म लोई माथे तक चढ़ा ली। सुबह हुई। चिड़िया चहकी तो नलिंदा ने सामने वाले बिस्तर पर लेटे शख्स को जांचने के उद्देश्य से जैसे ही उस पर नजर टिकाई तो कमरे में फिर हंसी थिरकने लगी। ओहो, रत्नारे नैना, रत जगा किया रात भर, आंखें पके टमाटर सी हो रही हैं। रतजगे के 4 यार, जोगी, भोगी, रोगी और वियोगी। तुम इनमें से कौन से हो भाई? इस बार नलिंदा ने लोई माथे तक नहीं खींची, बस जरा सा मुंह फेर पलके झपका ली। कौन हूं मैं? नलिंदा ने जैसे स्वयं से पूछा। न जोगी, न भोगी, नहीं रोगी, कर्मयोगी रहा हूं मैं आजीवन। पिता ने जब से बिजनेस का जुआ कंधों पर टिकाया, तभी से हर पल हर क्षण कर्मयोगी बना रहा मैं। रोगी बनने की नौबत कभी कभार आई भी, पर लेटने की फुर्सत नहीं मिली कभी। गोली गटक कर काम में जुटा रहा। चांदी के जिस चम्मच के साथ पैदा हुआ था, उसे अपनी मेहनत और लगन से सोने का कर दिया मैंने। विरासत में मिले वैभव को कई गुना बढ़ाकर तीनों बेटों को सौंप दिया खुशी खुशी। कर्म फिर भी नहीं छोड़ा, सहयोगी बना रहा बेटों का। बीच में वियोग जरूर आया, जब साइलेंट हार्ट अटैक में पत्नी साथ छोड़ गई, पर उबर आया जल्दी। जैसी तुम्हारी मर्जी भगवन, तुम्हारा आदेश सिर माथे पर कह समझा लिया था खुद को, और तीनों बेटों की गृहस्थी की खिलखिलाहटों में डुबो दिया अपने आप को। फिर क्या, पोते पोतियों, बेटों बहुओं से भरे पूरे परिवार का मुखिया मैं आज यहाँ पड़ा हूँ अकेला, इन परायों के बीच, इस वृद्धाश्रम में पिछले 7 दिनों से कोई पूछने भी नहीं आया। किसी ने खोज खबर भी नहीं ली मेरी। पुराने मुंशी जी ने देखा न होता,
तो शायद सड़क पर पड़ा होता कहीं। क्यों? क्या गलती की मैंने? कहाँ कसर रह गई मेरी परवरिश में? नलिंदा के गुमसुम फफोले फूट पड़े। वे जार जार रोने लगे। शंखनाद खामोश रहा। नलिंदा के दुख के आवेग से हिलते कंधों का वेग कुछ धीमा पड़ा तो किसी के कोमल स्पर्श ने सहलाया, ले चाय पी गर्मा गर्म। देख छोटा है उम्र में मुझसे, हुक्म चलाऊंगा। नहीं सुनी मेरी तो टिकाऊंगा भी एक। आंसुओं से लबालब भरी पलकों को सयत्न उठाया नलिंदा ने तो पाया कि झुर्रियों से अटी बुढ़ौती से झुकी एक काया चाय का कप लिए सामने खड़ी है। यकायक बच्चे बने नलिंदा उस काया से लिपट गए। उनके गुमसुम मन का संताप विलाप सब उस काया की स्नेह की उष्मा में तिरोहित हो गया। उसी दिन दोपहर के बाद आश्रम के बगीचे में बने सीमेंट के बेंच पर बैठे नलिंदा ने नम आंखों से भाईजी से एक सवाल किया। शंखनाद का नाम यहाँ भाईजी है, यह नलिंदा जान चुके थे। क्या गलती की मैंने जो मेरे तीनों बेटों ने अपनी बड़ी बड़ी कोठियों में मुझे एक खाट बिछाने की जगह नहीं दी? तीनों ने यह भी नहीं सोचा कि इस बुढ़ापे में मैं कहाँ जाऊंगा, क्या खाऊंगा। उनकी कोठियां बनवाने सजाने के लिए मैंने अपने पुरखों की छत भी बेच दी थी। सोचा था कि सही कहते हैं बच्चे, पुरखों की इस झड़ती दीवारों वाली अमानत में अब रखा भी क्या है। अपने जीते जी बंटवारा कर दूं, तीनों की अलग अलग कोठियां हो जाएंगी। पर क्या पता था नलिंदा फिर सिसकने लगे थे। सब यही गलती करते हैं, मैं भी करने जा रहा था पर एक दोस्त ने बचा लिया ऐन वक्त पर। बैंक वाला था, भगवान उसे स्वर्ग बख्शे, उसने मेरा घर बैंक में रखवा दिया। सगे बेटे चिढ़ गए, मुंह फेर गए। बैंक बेटा बन गया, हर महीने पैसा देता है मुझे। मन किया यहाँ रहा, मन किया घर चला गया। जहां पूरी उम्र गुजारी हो वहां रहने का आनंद कुछ और ही होता है। पर अकेलापन काटता है, वहीं तो गया हुआ था जब तू यहाँ आया। मैं यहाँ होता तो रोने देता तुझे इतने दिन। भाईजी ने नलिंदा की खुश्क सिसकियों को एक बार फिर स्नेह की गर्माहट में समेट लिया। दिन बीते और नलिंदा उस माहौल में कुछ रमे तो पता चला कि यह आश्रम भाईजी ही चलाते हैं। पेशे से डॉक्टर रहे हैं, सबको खुश रखते हैं और खुद भी खुश रहते हैं। भाईजी नलिंदा के अंतस में गड़े की कांटों को निकालने के लिए यथासंभव सर्जरी करते रहते थे। पर मन तो मन है ना शीशे सा नाजुक। भाईजी ने नलिंदा के नाजुक मन के सभी टूटे टुकड़ों की प्लास्टिक सर्जरी कर दी थी, पर एक हेयर लाइन फ्रैक्चर उनकी निगाह से छूट गया। उसी हेयर लाइन फ्रैक्चर की पीड़ा से बिंधे नलिंदा ने एक दिन फिर तीसरा सवाल दोहराया, मैं तीन तीन बेटों का बाप और इतना अभागा। जिंदगी की सांझ में घर से निकाल दिया गया। अब मुझे बची खुची सांसें इसी वृद्धाश्रम में पूरी करनी होंगी। वृद्धाश्रम क्यों कहता है? ये तो एल्डर्स पैराडाइज है, उम्रदराजों का स्वर्ग। जहां हर शाम कैंप फायर होता है और हर सुबह किटी पार्टी, लेकिन न कोई रेस और न कोई रीस, बस मस्ती और मस्ती। कितना समझाया भाईजी ने कि अपने सुर बदलो, पर नलिंदा अभी भी वही राग अलाप रहे थे। मैंने ऐसे नालायकों को पैदा किया जिन्होंने घर से निकाल दिया। अरे शुक्र कर उन्होंने घर से ही निकाला, दुनिया से निकाल देते तो क्या कर लेता तू। मानता है न कि तीनों का खून सफेद हो गया है। सोच, मर जाता तू तो कैसे आता इस स्वर्ग में। और मान ले कि तीनों अच्छे होते तो क्या हो जाता। तुझे एयर कंडीशन कमरा दे देते, एक मोटा गद्दा डलवा देते, देखभाल के लिए नर्स रख देते, घूमने को ड्राइवर भी दे देते, सोने की थाली में खाता तू, पर खाता तो यही दलिया ही न। अकेला खाता सुबह शाम। यहाँ देख इस चौपाल में कितने सारे खाते हैं,
तेरे साथ दलिया, 2 प्याजा और खिचड़ी मखनी, वो भी हंसी ठाकों के सलाद के साथ। नलिंदा को कंधे से घेर भाईजी डाइनिंग हॉल की तरफ मुड़े। वहां भी कोई डिबेट चल रही थी। एक बुजुर्ग कह रहे थे, मैं सोचता हूं कि गलती हमारी भी है। बच्चों ने जब जो मांगा हमने उन्हें दिया, अपना पेट काट कर दिया, अपना मन मारकर भी दिया, हमेशा दिया दिया और दिया। देते समय यह भी कहा कि सब तुम्हारा ही तो है, हमें क्या चाहिए। ठीक कह रहे हो भाई, दूसरा बोला। 16.25 आने खरी बात कही है तुमने। हमने कभी यह नहीं कहा कि हमारी भी कुछ जरूरतें हैं, हमें भी कुछ चाहिए। कभी उन्हें उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया ही नहीं हमने। उनसे या तो अकड़कर बात की या रोकर। याद करो अपने बाप दादाओं का जमाना। संयुक्त परिवार में कर्तव्य भावना का पाठ अपने ही नहीं, पराये भी पढ़ाते रहते थे। यदि कहीं किसी भी बुजुर्ग की अवमानना होती थी तो गली मोहल्लों की पंचायत दम ठोककर खड़ी हो जाती थी उस उपेक्षित बुजुर्ग के पक्ष में। डर होता था नई पीढ़ी के मन में, परिवार का, समाज का। आज कौन सी पंचायत और कौन सा समाज, सब अर्थ खो चुके हैं। चर्चा गंभीर मोड़ पर थी। आगे बढ़ती इससे पहले ही आश्रम का गेट खुला। एक नौजवान हाथों में कई पोटलियां लटकाए अंदर घुसा। पीछे पीछे लाठी के सहारे चलते 2 शिथिल पैर भी दिखाई दिए। आ गया अपना यार, कुछ चिल्लाते तो कुछ अपनी जगह बैठे बैठे ही उमंग की हिलोर में झूलते दिखे। आने वाला जितना उम्रदराज था, उसके आगे चलने वाला उतना ही नौजवान था। 30 से 32 की बयार जैसा तरोताजा। कुछ देर भरत मिलाप सा चला। नौजवान के हाथ की पोटलियां एक एक करके डाइनिंग टेबल पर खुलती चली गईं। पोपले मुंह उन्हें देख देख कर खिलखिलाते रहे। नौजवान के बैग में रखा एक डिब्बा भाईजी ने लपक लिया। ढक्कन खोल के लंबी सुगंध ली। वाह, गोभी के परांठे, नीचे आलू के भी हैं। जीती रह, जीती रह, तुझे हमारी उम्र लग जाए। देख स्वाद। छोटे भाईजी ने परांठे का एक निवाला नलिंदा के मुंह में ठूंसते हुए नौजवान की पीठ थपथपाते हुए कहा, ये सोलिटेयर है हमारा, पर बहू तो कोहिनूर है। क्या गजब के परांठे बनाए हैं। जल्दी घर लौटने का मन बनाना पिताजी, नौजवान ने चिरौरी सी की। अरे आऊंगा जल्दी, तू फिक्र मत कर, यारों के बीच रह लेने दे थोड़े दिन, आह्लादित पिता ने जवाब दिया। नहीं, ज्यादा नहीं। डिब्बे से परांठा निकालते एक हाथ को रोकते हुए भाईजी बोले, पूरा एक परांठा खा लिया, अब नहीं। इस उम्र में परांठे पचते नहीं। पचते तो हमें भी नहीं अंकल आजकल, नौजवान बोला। अच्छा। भाईजी निवाला चबाते हुए बोले, पहले तो ऐसा नहीं था। मेरे पिताजी तो 90 की उम्र में भी रोज नाश्ते में परांठा खाया करते थे, पर अब मुझे नहीं पचते, तुम्हें भी नहीं पचते। कोई गड़बड़ है या परांठों का कैरेक्टर खराब हो गया है शायद। एल्डर्स पैराडाइज की दीवारों को टकराता जो ठहाका हवा में तैरा, उसमें सबसे ऊंचा स्वर नलिंदा का था।